फाउंडेशन। आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक सच्ची कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बूढ़े बुजुर्ग पिता जिनकी उम्र तकरीबन 76 साल के हैं, जो कि दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करी, एक मकान बनाया, अपनी बेटी की शादी करी। अनफॉर्चुनेटली उस शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई। इस बूढ़े व्यक्ति की, इस पिता की 2 बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है और ये व्यक्ति अपनी बहू द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। इनके ऊपर दहेज के 498 ए के मुकदमे करके इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो अपने ही घर में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते। ऐसे बुजुर्ग पिता जिंदगी से तंग आके शांति से जीने के हक की गुहार लगाते हुए न्याय की खोज में कोर्ट पहुंचता है। सिविल कोर्ट सभी एविडेंसेस को, सभी फैक्ट्स को, सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर देता है कि इन सर्कमस्टांसेस में जहां की प्रॉपर्टी पिता की है, जो बहू है उनको वो प्रेमिसेस वेकेट करना होगा। लेकिन कहानी तब पलटती है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिविल कोर्ट को, जो डीवी कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसकी रेमेडीज का ध्यान रखना होगा और बहू का उसी घर में रहने का अधिकार होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डीवी कोर्ट को यह नहीं कहा कि सिविल कोर्ट की जो रेमेडीज हैं, जो बूढ़े माँ बाप के लिए रेमेडीज हैं, उन्हें ध्यान में रखे। ना ही कोई वार्निंग दी गई कि बहू को कि अगर वो उस घर में रह रहे हैं तो वो जिस तरह की हैरासमेंट है उस तरह की हैरासमेंट ना करें या उस पर कोई टिप्पणी की हो। Recently, Honorable Supreme Court has passed a judgment in the case of Satish Chandra Ahuja versus Sneha Ahuja, which is around the shared household and the rights to residence of the daughter-in-law in her in-laws' house. And this is the talk of the discussion these days, especially in the families where some marital disputes are going on. और ये आज घर घर की कहानी है और इसका प्रमाण है लाखों बुजुर्ग माँ बाप जो ओल्ड एज होम में अपनी जिंदगी के आखिरी पल काट रहे हैं। हजारों बूढ़े माँ बाप जो आत्महत्याएं कर लेते हैं। लाखों बूढ़े माँ बाप जो अपने ही घर से बेघर हो चुके हैं। आज भी वो लोग अपने आप से पूछते होंगे कि हमने क्या गलती करी अपने ही घर में ऐसी बहू को पनाह देकर। हाल ही में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें एक बहू अपनी सास को बहुत ही बर्बरता से मारते हुए पाई गई। हेल्पेज इंडिया और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक एल्डर अब्यूज अधिकतर बहू द्वारा किया पाया गया है। आजकल ऐसी बहुत सी खबरें हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन बी टाउन में, टैबलॉइड्स में और सोशल मीडिया में हम सुनते हैं कि बहू ने सास ससुर को मार डाला, जला दिया, अपने ही घर से निकाल दिया या इतनी बर्बरता की कि उन्होंने आत्महत्या तक कर। जी हां, ये एक समाज की सच्चाई है, ये भी एक पहलू है और इस पहलू पे हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम इसकी कुछ झलकियां इस रिपोर्ट में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे।
तो इस सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है, इसके बैकग्राउंड में आज हम बात करेंगे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता, अनफॉर्चुनेटली जिनके बेटे की शादी एक पीसफुल और हैप्पी मैरिज नहीं हो पाई। और ये पहलू शायद आपने पहले ना देखा हो ना सुना हो आमतौर पे टीवीज में, डिबेट्स में। और इस पहलू को, इस डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड एमिनेंट panel of very eminent people today to take this further. I'll introduce you to my panel. We have Advocate Sumit Nagpal. Sumit Nagpal एक जाने माने अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। नमस्कार सुमित जी, वेलकम टू द डिबेट। Then we have Swaroop Sarkar. He's a veteran men's rights activist. Men's rights की दुनिया में शायद ही कोई हो, शायद इनको ना जानता हो। वेलकम स्वरूप जी। हमारे साथ जुड़े हैं ऋत्विक बिसारिया, जो वाइस प्रेसिडेंट है मेन वेलफेयर ट्रस्ट से। थैंक यू ऋत्विक बिसारिया फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ में दो ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं, एक दिल्ली से जुड़े हैं और एक कानपुर से जुड़े हैं, जिनकी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि सच्चाई का जो ये पहलू है, इसको कोई क्यों नहीं देखता या क्यों नहीं दिखाता और उस पर क्यों कोई इस पे बात नहीं करता। तो let me just begin with our senior citizen members only. Let us see what they have to say. And सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा सर आपके पास। आपकी कुछ कहानी है, आपकी कुछ पीड़ा है, आपका कुछ दर्द है जो आपने सहा है, और जिस तरीके से ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस पे आपके क्या विचार है सर? बोलूं सर? आप सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, हम सुनना चाहेंगे कि क्या आपका कोई केस चल रहा है या क्या आपकी विचार हैं इसके ऊपर? मैं 70 साल का बुजुर्ग हूँ, रिटायर्ड आदमी हूँ। हर माँ बाप औलाद की इच्छा इसलिए रखता है कि बुढ़ापे में वो उसकी लाठी बनेगा। मेरे एक ही बेटा है। तो थोड़ी सी आपकी आवाज अगर ऊंची हो सके, क्योंकि एक ही बेटा है जी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपनी पत्नी के अत्याचारों से 11 साल से प्रताड़ित है और अब वो डिप्रेशन की स्थिति में रहता है। देखने में ठीक है लेकिन अंदर से बुझ चुका है। क्या ऐसी हालात माँ बाप बर्दाश्त करता रहे? मेरे अपने जीवन की सारी पूंजी व रिटायरमेंट पर जितनी मिली राशि भी सारी मकान खरीदने में लगा दी। मेरा पुत्र मेरे मकान में फर्स्ट फ्लोर पर रहता था और हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन पिछले 2.25 साल से हमारी पुत्र वधू हमसे अनमोल है। मेरा पुत्र भी उसके अत्याचारों से परेशान होकर हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पर ही रहने लगा। हम उसे मना नहीं कर पाए क्योंकि हमारी पुत्र वधू उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार करती है, उसे बात बात में उकसाकर झगड़ा करती है तथा चप्पलों से पिटाई करती है। मेरी पत्नी को भी एक बार मेरी पुत्र वधू ने चप्पलों से पीटा है। पुलिस की धमकियां देती रहती हैं, जिसमें हमारी पुत्र वधू व उसकी माँ व 2 भाई भी शामिल है। वह मेरे मकान पर कब्जा करके बैठ गई है तथा कहती है कि मुझे कोई निकाल कर तो दिखाए। फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों में भी ताला लगाकर रखती है। मेरा मकान है और मेरे मकान में जो ना वो ताला लगाने का हक रखती है क्या? और मेरे पोते को भी बंधक की तरह से रखती है, उसको जो है ना 22 घंटे तक जो है ना ताले के भीतर ही बंद रखती है। अब हम बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरी धर्मपत्नी के हाथ कांपने लगे हैं, वह घर का कामकाज भी मुश्किलों से कर पाती है। मेरी पुत्र वधू ने मेरे पोते को भी मारपीट कर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भेज दिया है और अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। कोविड के चलते हम बेटे को भी अलग नहीं कर पा रहे, हालांकि उसने अलग रहने का प्रबंध कर लिया है, लेकिन पुत्र वधू इसके लिए तैयार नहीं। अब वह हम सबको अपने पियर वालों की शहर से तबाह करने पर आमादा है। ऐसी परिस्थितियां तो आपके कोई, मैं आपको जरा रोकना चाहूंगा, आपका क्या कोई केस अभी किसी न्यायालय में लंबित है? आपने कोई केस? अभी हमने रिसेंटली जो है सितंबर के महीने में उसने हमारे पोते को जो ना बहुत बुरी तरह से मार के मर्सीलेसली जो है ब्रूटली जो ना उसको पीट के जो ना नीचे भेज दिया। फिर हमने पुलिस में वो डीडी करवाई जो है,
उसके बाद हम CWC में गए, वहां पर हमें कस्टडी दे दी गई बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो है। तो उसके बाद भी जो है ना हम को डर ये रहा कि भाई कहीं ये बच्चा हमारे से छिन ना जाए जो है, क्योंकि ये तो इसको मार देगी सो जानते जो है। सो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये जो केस है, मतलब आपके जो बेटे हैं और ये उनकी पत्नी के बीच में काफी टाइम से एक डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके 11 साल चलते से चल रहा आपका है। बेटा जो ऊपर वाले फ्लोर में रहता था, आप बता रहे हैं कि आपने अपनी पूरे जिंदगी की जो जमा पूंजी थी इस मकान में लगा रखी है, और आपको बिल्कुल ही प्रताड़ित किया गया। आप बता रहे हैं कि जो सास है, बहू ने सास को चप्पलों से मारा, और मतलब एक तरह से आपको वहां से निकाल रखा है, और एक पूरे मतलब मकान के एक पूरे हिस्से पे कब्जा किया है, और आप बिल्कुल। अभी बेबस हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अब आप वो देखिए सह भी पहले रहे हैं और आप वहीं पर रह रहे हैं, और आप हेल्पलेस हैं, अब जहां तक मैं बेटे समझ पा रहा बेटे ने जो है मतलब अलग रहने का प्रबंध भी कर लिया, लेकिन वो अब मेरे पोते को जो है ना कैसे रखेगा अलग जो है, इसलिए जो है ना हम उसको नहीं भेज पा रहे जो है। हूं। जी बिल्कुल। और पुत्र वधु उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है जय। वो तो कहती है मैं तो यहीं रहूंगी जय, मेरे को कोई निकाल के दिखाए जय। बार बार धमकी पुलिस की देती रहती है, उसकी माँ भी इसके अंदर बहुत जबरदस्त शामिल है। जी जी जी। और धन्यवाद। धन्यवाद। एक माता जी, आप कानपुर से जुड़े हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या है जो जो आपका दर्द है, जो आप दुनिया को बताना चाहेंगे, क्या चीज है जिस जो आपके ऊपर बीत रही है? देखा, हमारे पति की मृत्यु 2003 में हो गई थी। मेरे लड़के, बड़ा वाला लड़का भी ज्यादा बड़ा नहीं था, और ये शादी हमारे लड़के की सन 2007 में हो गई। और सन 2010 में मेरे ऊपर तमाम सारे मुकदमा लग गए, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, तमाम सारे मुकदमा लग गए हमारे घर में। 2010 में? मतलब 10 साल हो गए हैं आपके ऊपर ये मुकदमे चलते हुए? सन 10 से लगा है। जी जी। हाँ, हमारे पास कोई बोलने वाला है नहीं, बस यही दो लड़के लड़के हैं, कोई नहीं हमारा साथ साथ देने वाला हमारा कोई नहीं है। और हम जब वो 3 साल हो गए, हमारे घर में कब्जा कर रखा है, सरकार ने कह दिया तुम जाओ कब्जा मतलब ले लो, तो कब्जा कर रखा मेरे मकान में आती आपका है। आप अभी कहाँ रहते हैं माता जी? हम रहते एक कमरा खुला है, उसी में रहते हैं। पति ने मतलब पूरा, मकान, आपका जो पूरा मकान है उस पे आपकी बहू ने कब्जा कर रखा है, हाँ, और आप उस मकान से बाहर रह रहे हैं? नहीं उसी में है क्योंकि एक कमरा। मकान के एक छोटे से हिस्से में रह रहे हैं, और बाकी जो पूरा जो है प्रॉपर्टी पे आपकी बहू का कब्जा है, और आपके ऊपर उन्होंने केसेस कर रखे हैं। तो पति के मरने के बाद मकान मेरा हुआ ना। जी अब जी जो उनका पति है, वो जहाँ बनवाए हो वहां जाके रहे। जी जी जी। पति है, मोहल्ले में तमाम गालियां देती है, हमको मारती है, कहती है हम तुमको फिर जान से मार देंगे, नहीं तो मकान लिख दो मेरे नाम। हाँ, लड़कों को भी मारती, हमको भी मारती, इतना ताड़ित करती है कि खाना पीना सब हराम करे रहती है। और हम इलाहाबाद, हाई कोर्ट, सब जगह घूम आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, ना थाना ना चौकी, कोई नहीं सुनवाई करता है। बस हम लोग भागे भागे घूम रहे हैं कि अब किसके पास जाए तो हमारा भला हो। आपकी आवाज कट गई है। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। सुमित नागपाल जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। आपने खुद ही देखा कि कहानी का एक ये पहलू भी है जहां पर माता पिता हैं जिनके बच्चों के केसेस चल रहे हैं, मैरिटल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, अपने ही घर से बेघर हुए हुए हैं, उन्हीं के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है, और ऐसे में ये जजमेंट आता है। और जब से ये जजमेंट आया है सुमित जी, बहुत ही लोगों में कंफ्यूजन भी है, पैनिक भी है। तो मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ब्रेक डाउन करके बताइए कि ये जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहे हैं, और जो पहले का जजमेंट था बत्रा वर्सेस बत्रा का, जो कि शेयर्ड हाउस होल्ड पे ही था, उसका क्या ये रिवर्सल है, क्या पहले था और क्या बदलाव हुए? सुमित जी, आप अगर उस पर थोड़ा सा लाइट डाल सके। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पहले जजमेंट आया था एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा वाला जो केस था, वो एक रे ऑफ होप था। मैं कहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, थोड़ा सा लाउडर। हाँ, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी चीज थी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दिया था शेयर्ड हाउस होल्ड का,
उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि या तो हस्बैंड की खुद प्रॉपर्टी हो या फिर रेंट पर अगर उसने ले रखी हो प्रॉपर्टी, उसको शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाएगा। यानी उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हस्बैंड की खुद की प्रॉपर्टी हो या फिर जो रेंट पे उसने ली हो, उसके अंदर रहने का जो हक था वो एक बीवी को मिलता था। वो इंटरप्रिटेशन जो है वो इस जजमेंट के द्वारा अब इसको डिफरेंट तरह का इंटरप्रिटेशन दे दिया गया है। और इस जजमेंट में ये कहा गया है कि वो जो इंटरप्रिटेशन था शेयर्ड हाउस होल्ड का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, वो जजमेंट गलत था, वो इंटरप्रिटेशन गलत था। और अब जो है इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया गया है कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड है वो या तो हस्बैंड की खुद की प्रॉपर्टी हो या अगर उसके कोई रिलेटिव की प्रॉपर्टी हो तो उसको भी शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाएगा। यानी कि हस्बैंड की माँ हो, बाप हो, उसकी अगर प्रॉपर्टी में अगर एक महिला जो है वो रह रही है शादी के बाद, तो उसमें वो अपना हक क्लेम कर सकती है रहने के लिए। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट जजमेंट। बहुत एक मेरे को दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट दिया है। और मैं विद ऑल रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट मैं कहूंगा कि ये डिजास्टर्स जजमेंट है। जहां तक आजकल के रिलेशनशिप्स हम देख रहे हैं, आप ये देखिए कि जब आपने शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन चेंज कर दी, अब क्या है कि एक व्यक्ति है जिसके बेटे की अपनी बीवी से उसके झगड़ा हो गया है, उस व्यक्ति की जो पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है उसको आपने खत्म कर दिया, ये कहकर कि जो वाइफ है उसके पास पूरा हक है उस प्रॉपर्टी में रहने का। यानी पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की जो है वो खत्म हो गई है। तो ये एक मैं कहूंगा कि बहुत दुख की बात है। और आने वाले टाइम में लोगों को, जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, प्री नपुचल एग्रीमेंट जो है वो आने वाले टाइम में भारत में रियलिटी हो जाएंगे। क्योंकि हमें शादी से पहले ही एक अगर जो बाप है वो अपने बेटे की शादी कर रहा है, उसके मन में ये जरूर एक टेंशन रहेगी कि अगर इनकी नहीं बनी, मेरे बेटे की अपनी बीवी से नहीं बनी, तो कल को मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो एक कब्जा हो जाएगा और मेरी पीसफुल एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर कोर्ट ने पोजीशन दे दिया, एक मान लीजिए एक फ्लोर का पोजीशन वाइफ के नाम पे, कोर्ट कहता है कि ससुर के नाम पे प्रॉपर्टी है लेकिन हम जो है शेयर्ड हाउस होल्ड के नाम पे इसका पोजीशन जो है वो एक महिला को दे रहे हैं। आप ये देखिए एक ससुर के साथ कितना बड़ा अन्याय उसमें हो जाएगा कि वन, वो अपना पीसफुल एंजॉयमेंट नहीं उसमें प्रॉपर्टी में कर सकता, जबकि उसने खुद बनाई हो प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दे सकता, वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। तो इतनी ज्यादा समस्याएं जो हैं वो निकल के आएंगी। और साथ ही साथ बहुत से केसेस में जो मानसिक शारीरिक प्रताड़ना वो झेल रहे हैं, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है उनको, मतलब रेमेडीलेस मैं कहूंगा कि कोई रेमेडी जो है सास ससुर के लिए जो है वो इस इंटरप्रिटेशन के तहत नहीं दी गई है। और मैं ये चाहूंगा कि आपके जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आगे आए, इस जजमेंट के खिलाफ जो है रिव्यू पिटिशन डाला जाए सुप्रीम कोर्ट में, क्यूरेटिव पिटिशन तक जो है इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इस जजमेंट से हो क्या रहा है, एक ससुर जो है या एक सास जो है उसको बिना पार्टी बनाए, उसको बिना अपनी बात कहने का मौका दिए बिना भी कल को उसके खिलाफ ऑर्डर पास हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा चल रहा है और कोर्ट उसमें ऑर्डर दे देता है कि इस प्रॉपर्टी में आप जो है हक के तौर पर रह सकते हैं, तो सास ससुर जो है, जो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अपनी मेहनत से बनाई है, बिना उनके किसी कसूर के, बिना उनके किसी रोल के जो है वो प्रॉपर्टी में आप किसी महिला को रहने का हक दे देंगे। तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत एक दुख का विषय है कि इस तरह का जजमेंट सुप्रीम और कोर्ट ने सुमित दिया जी, है। जिस तरीके से हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें आमतौर पे यही होता है कि जब एक बेटे की शादी होती है तो पूरा परिवार एक साथ रहता है, और अधिकतर केसेस में ये होता है कि मतलब माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी के पैसे जोड़ के एक प्रॉपर्टी बनाई होती है, जहां पर 2-3 बच्चे उनके एक साथ रह रहे होते हैं। अगर एक बेटे की शादी में अगर प्रॉब्लम है तो वो तो मतलब बेघर हो जाएंगे कल। देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि भविष्य में होगा क्या। या तो माँ बाप जो है जिस बच्चे की शादी करेंगे उसको कहेंगे कि शादी होते ही आप एक किराए के मकान में जाएंगे, आप हमारे घर में नहीं आएंगे, जिससे कि मैट्रिमोनियल होम की जो डेफिनेशन है उससे वो घर बचेगा। और आगे अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो जो हस्बैंड ने घर ले रखा होगा जिसमें वो रहता होगा किराए पे, सिर्फ उसी घर पे जो बीवी है वो अपना हक जमा पाएगी। या फिर अगर ये बात की जाती है कि जिस फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है या उनकी किसी पॉश एरिया में प्रॉपर्टी है,
तो प्री नपचल एग्रीमेंट्स जो भारत से बाहर दूसरे देशों में होते हैं वो अब इस देश में रियलिटी होगी, जो कि अभी तक वैलिड नहीं है, जो कि वैलिड नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह का इंटरप्रिटेशन देते हैं, अगर आप एक व्यक्ति को ये डर देते हैं कि उसकी बहू आकर उसके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकती है, तो आपको इन चीजों को भी वैलिडेट करना पड़ेगा। इस चीज की मांग समय के साथ हमें कानून में बदलाव लाने भारत होंगे। में अब इन एग्रीमेंट्स को वैलिड माना जाए, जो कानून का इंटरप्रिटेशन है वो इस तरह से किया जाए कि प्री नप एग्रीमेंट्स अगर करते हैं कोई व्यक्ति, कोई जो ऐसे लोग हैं जिनके बिजनेस इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जिनके कॉर्पोरेट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, अगर उनको ये लगता है कि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो प्री नप एग्रीमेंट्स को जो है भारत में अब वैलिडिटी दी जानी चाहिए। अदरवाइज जो है ये एक खतरे की घंटी है। मैं हर उस माँ बाप को बताना चाहता हूं जो अपने बेटे की शादी कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन में आ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। जी धन्यवाद। ऋत्विक, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो जजमेंट आया है, आपका क्या आंकलन है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस जजमेंट के बारे में? हम मिसयूज के बारे में बात करते हैं। कैन इट बी मिसयूज टू हैरास द ओल्ड पेरेंट्स इन लॉ? लाइक अभी आप देख रहे हैं माता जी जो कि अपने घर के कोने में रह रही हैं और पूरी प्रॉपर्टी बहू ने कब्जा किया हुआ है। वो कह रही हैं कि हमारे नाम पे कर दीजिए, नहीं तो उनके ऊपर केसेस कर दिए गए हैं। So this has loopholes wherein it can be misused to harass old parents-in-law. बिल्कुल अमित, अभी सुमित जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से इस जजमेंट का मिसयूज हो सकता है। लेकिन मैं इसके कुछ पहलू बताना चाहूंगा। देखिए, जजमेंट कई हद तक, कई तरीकों से बहुत लोगों के साथ धोखा है। धोखा किस तरीके से है? एक तो माँ बाप के साथ, लड़के के पेरेंट्स के साथ जो धोखा है वो सुमित जी ने एक्सप्लेन किया है। दूसरा धोखा ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स के साथ भी है, क्योंकि हमने तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं के लिए बहुत सारे हमने होम्स बना दिए, नाइट होम्स बना दिए। रैन बसेरा तो नहीं बोलूंगा, बट डीवी होम्स, डोमेस्टिक वायलेंस होम्स ऑलरेडी हैं। वो सब होने के बावजूद भी अब ये जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़की को रखने की, इस जजमेंट की वजह से अब वापस इन लॉस के ऊपर आ गई। तो एक तो टैक्स पेयर मनी खुद में एक बहुत बड़ा वेस्ट हुआ है। बट इन सबसे ज्यादा बड़ी बात जो ये है कि जो आपने शुरू में भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट को तो बोला कि आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को ध्यान में रख के इसके बारे में जजमेंट दीजिए, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी भी हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट्स को ही नहीं बोला कि डीवी के जजमेंट के टाइम पे आप ये तो ध्यान रखिए कि पेरेंट्स की तरफ क्या लायबिलिटी है। इस जजमेंट में आप एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ लड़का हमेशा पेरेंट्स के साथ रहता है, ये आप इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में मान गए। लेकिन जब यही लड़का अपने मेंटेनेंस के केसेस में बताता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी लायबिलिटी है, तो कोर्ट्स उसे नकार देते हैं कि आपके पेरेंट्स लायबिलिटी होंगे, लेकिन बैक बोरो स्टील, ऐसी भी जजमेंट्स हैं, बैक बोरो स्टील, बट आपको मेंटेनेंस देनी है। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। इनफैक्ट मैं रिसेंटली इसी जजमेंट के बाद एक और जजमेंट भी आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अ कंट्री इज नोन ओनली व्हेन इट कैन प्रोटेक्ट इट्स वुमेन। मतलब ये एक एज अ मैन इन इंडिया, एज एनी अदर जेंडर इन इंडिया, ये खुद को कितना बड़ा आहत करने वाला स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आर्टिकल 15 की बात करते हैं कि नो बायस बेस्ड ऑन जेंडर, और हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी जजमेंट्स आती है जहाँ पे ये लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन या रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इज द ओनली थिंग। तो ये अगर आप इस जजमेंट को पढ़ें तो इसमें यूके के जजमेंट्स को भी कोट किया हुआ है, बाहर के कानूनों को भी कोट किया हुआ है, लेकिन बाहर के कानून तो जेंडर न्यूट्रल हैं, उस बात को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया? देखिए, अगर आप इंडिया के फेमिनिज्म की हिस्ट्री उठा के देख लें तो इट हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। जो उनके आइडिया के लिए कन्वीनियंट होता है उस चीजों को चेरी पिक किया जाता है, जो उनके आइडिया के लिए कन्वीनियंट नहीं होता है उसे हटा दिया जाता है। क्लासिक एग्जांपल है रेप लॉ का, जब अमेंडमेंट हो रहा था तो यही फेमिनिस्ट बोल रहे थे कि मिसयूज होगा, इसलिए जेंडर न्यूट्रल मत बनाइए, और यही फेमिनिस्ट बाकी कानून में क्या बोलते हैं कि मिसयूज तो हर कानून होता है। तो वो है इनका पूरी हिस्ट्री यही है कि सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस पे जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस जजमेंट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स बिल्कुल डेफिनेटली ऐड हुई हैं, खासतौर से रिलेटिव्स के घरों के लिए। जैसे सुमित जी ने बताया, पेरेंट्स के घरों के लिए, अगर आप ये मान लीजिए कि 10 साल की शादी में वो 10 अलग अलग घरों में रही है, तो 10 के 10 घरों में प्रॉब्लम हो सकती है जो इस जजमेंट के हिसाब से है। लेकिन एक जो मैं कहूंगा रे ऑफ होप बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस नहीं बनाई, उन्होंने बस ये बोला कि लोअर कोर्ट मतलब सबके राइट्स का बैलेंस रखे। अच्छी बात है बैलेंस रखना, लेकिन ये बैलेंस सिर्फ तभी क्यों आता है कोर्ट्स के दिमाग में जब एक
पुरुष या पुरुष की फैमिली प्रताड़ित होती है, तब उन्हें दिखता है कि सबका बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे एक एक्यूज्ड ही नहीं रहता, उस टाइम पे एक एक्यूज्ड ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। बट तो इस जजमेंट के चलते आपकी हेल्पलाइन में भी काफी कॉल्स आ रहे होंगे, लोग थोड़ा सा परेशान भी हुए होंगे, कुछ पैनिक भी हुआ होगा, तो आप मतलब कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं? अमित जी, पैनिक अटैक है, बहुत बुरी तरीके का पैनिक अटैक है। जजमेंट्स बहुत आते हैं, लेकिन इस जजमेंट को जितने तरीके से मीडिया ने उछाला है, जिस तरीके की हेडलाइंस बना के उछाला है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है, बहुत ज्यादा लोगों के मन में डर है। जैसा सुमित जी बता रहे थे, प्री नप्चुअल एक चीज है, बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि हाँ शादी नहीं करो, या फिर शादी करने से पहले बेटे को अलग कर दो, तो बूढ़े माँ बाप का आज की डेट में कोई रह नहीं जाएगा। ये तो हमें हेल्पलाइन पे कॉल्स आ ही रही है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम उनको बस ये बताने की जजमेंट ने जरूर मैं उस पे आऊंगा कि हम लोगों के लिए मतलब हम क्या रेमेडीज पे मैं आऊंगा आपके पास। ऋत्विक जी, मैं स्वरूप सरकार के पास जाऊंगा। स्वरूप जी, ये क्या हो रहा है? मतलब आप बहुत वर्षों से बहुओं द्वारा सास ससुर पे जो क्रूअल्टी होती है, जो झूठे केसेस कर दिए जाते हैं, उसके खिलाफ मुहिम चलाए हुए थे। अब आगे क्या फ्यूचर है? मतलब एल्डर अब्यूज को कौन चेक करेगा? एल्डर अब्यूज के बारे में कौन बात करेगा? अमित जी, ये लॉ जब 2005 में बना था, हमने बार बार सबको कशन किया था, प्रॉपर्टी ग्राबिंग, एक्सटॉर्शन, जबरदस्ती माँ बाप से प्रॉपर्टी का पेपर ले लेना, ये एक्सेसिव हो जाएगा। ये जजमेंट को मैं एक वर्ड में बताऊं, इज द प्रमोशन ऑफ एल्डर अब्यूज इन इंडिया। प्रमोशन ऑफ एल्डर अब्यूज। क्यों? एल्डर अब्यूज को आप प्रोमोट कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, आपने एक मकान लिया, आपके एक राइट्स है, सिविल राइट्स है, आप एक ओनर, कोई भी बंदा आप उसको अलाउ करते हो उधर रहने के लिए, वो मैं भी हो सकता हूं, वाइफ भी हो सकता है, कि बेटा हो सकता है, आपको कोई लीगल राइट्स नहीं बनता है। क्योंकि एक डॉटर इन लॉ जो है वो लीगली लाइबल नहीं है जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ उनको टेक केयर करने के लिए। ये एक सोशल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो जब तक आप एक चीज कर रहे हो आप तो ठीक है, जब तक आप नहीं कर रहे हो तो आपको कोई लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं। तो मैंने जब लॉ कमीशन का सामने जब लॉ बन रहा था, मैंने जब क्वेश्चन उठाया था, मैंने बोला सर, आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही मिलेगा, नीम का पेड़ लगाओगे तो नीम ही मिलेगा। आप ये जो चीज कर रहे हो, आप ये इसको इतना आपने क्लमजी ड्राफ्टेड बना दिया है, ये एक एक्सटॉर्शन टूल बन जाएगा। बुरे माँ बाप का जिंदगी हराम हो जाएगा। WHO ने, एल्डर अब्यूज ने, हेल्पेज इंडिया ने, UN ने, सब लोगों ने एल्डर अब्यूज करके इतना पैसे इकट्ठा कर लिया। क्या ओल्ड एज होम बना दिया है। और हमारा कंट्री में एक बुरे माँ बाप अपना खून पसीना से एक मकान बनाते हैं, और वो मकान अपना मकान से घर से बाहर आकर जाना पड़ता है। अभी ये जजमेंट्स का जो है, इसका पहले हमने काफी लोगों को समझाने का कोशिश किया। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा, देखिए बेसिक लॉ तो बहुत गंदे है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा एल्डर अब्यूज का एंगल से एक थोड़ा सा रिलीफ दिया था। जे भाई, आप एक लीगली वाइफ हो, आपका लीगल राइट्स हस्बैंड के ऊपर बनते हैं, उसका माँ बाप का कि रिलेटिव के ऊपर नहीं बनते हैं। क्यों? आप लीगली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो उसका। थोड़ा सा रिलीफ किया गया था जो ओल्ड। लेकिन क्या हुआ, सुनिए क्या हुआ इसमें, ये जो हमारा दीदी गैंग्स है, काफी दिन से कोशिश कर रहे इसको कैसे भी करके मैनिपुलेट करके, कैसे भी करके इसको हटाना है। जो हो गया, आप एक केस किया था, समझिए,
उन्होंने सिविल कोर्ट में गया, सिविल कोर्ट ने इंजंक्शन का ऑर्डर दिया। उनका डॉटर इन लॉ बेटी को बोला, भैया आपको माँ बाप को परेशान मत करो, आप दूसरा बंदोबस्त कर लो 15 दिन के अंदर। फिर ना उन्होंने क्या किया, नहीं हम तो इधर से नहीं निकलेंगे, हम इधर ही रहेंगे, क्यों, हमें डीबी एक्ट में राइट दिया गया। तो ये जो दो कोर्ट का जो जजमेंट्स का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो मैंने 2000 में बोला था 2005 में, वो कॉन्फ्लिक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट का सामने आया, वो देखा अभी क्या करे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट्स तो हो गया। अच्छा, उसका सामने प्रॉब्लम क्या आ गया, अरे वो बत्रा जजमेंट्स तो है, उसका वजह से वो डीबी कोर्ट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो जजमेंट को उड़ा दिया। जी उड़ा के जैसे बोला, सिविल कोर्ट को बोलता है, एक मिनट मैच खत्म करने दीजिए, सिविल कोर्ट को बोलता है तुम्हें डीबी एक्ट का रेमेडी ध्यान रखो, लेकिन डीबी एक्ट को नहीं बोलता है आप सिविल कोर्ट का रखो, तो सिविल कोर्ट बंद कर दीजिए, जो प्रॉपर्टी राइट्स का लॉ है सब स्क्रैप कर दीजिए। तो ये बहुत भयानक स्थिति है, एंड लोग समझ नहीं पा रहे, पूरा मतलब दिमाग उनका बंद हो चुका है, और इसका बहुत बुरा इफेक्ट होगा सोसाइटी में। पूरा हार्मोनी फिनिश्ड, लड़ाई झगड़ा मार पीट क्राइम सब बढ़ेगा। मैं 2005 में भी बोला था, उसके बाद दोबारा बोलेंगे सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं माता जी से भी, अगर वो सुन पा रहे हैं तो पूछना चाहूंगा, क्या सुन पा रहे हैं आप माता जी? शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो देखिए अभी अमित भाई, इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए जी, हमारा देश में कानून है, ये लोग बार बार बोलते हैं ना, एक वोमन किधर जाएगी किधर जाएगी। अरे भाई, जब आदमी के पास घर नहीं होता है, वो क्या करते हैं, इधर वो उसका माँ बाप उसको सपोर्ट करके एक मकान दे देते हैं, नहीं तो खुद मेहनत से कमा के बनाते हैं। तो जो लड़की है उसका भी तो कोई माँ बाप होगा, उसका भी तो माँ बाप के पास कोई प्रॉपर्टी होगा। कोई ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं, आप डॉटर को, आप आपका सिस्टर को एक मकान क्यों नहीं देते हो? ये लोग बोलते हैं ये अबोला नारी है, लेकिन आप कैसे टाइप को मन देखिए, ये जो आंटी है, मैं केस जानते हो, वो लड़की ने ऑलरेडी दूसरा मकान में रहा है। कोर्ट ने कभी ये सोचने का कोशिश नहीं किया, कॉमन सेंस भी नहीं लगाया, अरे भाई ये लड़की को मकान जरूरत है कि नहीं है। वो ताला लगा के रहते हैं, महीने में 1-2 बार आते हैं, इनको परेशान करते हैं, चले जाते हैं। 3 साल हो गया, 3 साल, और ये इंट्री मर्डर है। आप इंट्री मर्डर का नाम पे 3 साल से आप एक लड़की को मकान का कब्जा दे दिए हो, वो लड़की को मकान की जरूरत नहीं है। जी खाली उसका पोजीशन करके मकान उसका नाम पे कराना है। सुमित जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सुमित जी बताइए। देखिए, अब इस जजमेंट के आने के बाद से किस तरह से टोटली बायस्ड एक चीज हमारे सामने आ रही है कि जहां तक महिलाओं का हक है, आपने उनको जो है हिंदू जो लॉ है उसमें को पार्टनर का हक दे दिया था, तो अब जो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उसमें भी उसका हक है, और जहां तक अब उसके इन लॉज हैं, इन लॉज की प्रॉपर्टी में भी उसको अब जो है कम से कम शेयर्ड हाउस होल्ड का राइट तो आ ही गया है। तो ये एक, मैं ये कहूंगा कि टोटली बायस सिस्टम हो गया है, जिसमें जो पुरुष है उसके पास जो है राइट्स अपने जो है वो कम है, और जहां तक महिला है उसके लिए दोनों तरफ राइट्स दे दिए गए हैं। ये एक बैलेंस जो है वो खत्म करने वाला जजमेंट है, और मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए ये जजमेंट। और दूसरी चीज मैं दोबारा कहूंगा कि अब इट्स हाई टाइम इंडिया में प्रीनप एग्रीमेंट्स का जो है वो कानून बनना चाहिए, और अगर कानून ना भी बने तो कम से कम उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कम से कम आप ये डिक्लेयर ना करें कि वो इलीगल है। पिछले 2-3 दिनों में इस जजमेंट के आने के बाद जब ये बात फैली, तो हेल्पलाइन पे अनगिनत कॉल्स आए हैं। बूढ़े माँ बाप पूछ रहे हैं कि हम कहां जाएं, हमारी प्रताड़ना को कौन देखेगा, हमें कौन न्याय दिलाएगा। मैं कहूंगा नाम के लिए तो हमारे देश में हजारों एनजीओज हैं, करोड़ों की फंडिंग आती है एल्डर अब्यूज के नाम पे। हेल्पेज इंडिया, यूनाइटेड नेशन, WHO, सीनियर सिटीजन कमीशन, क्या कर रहे हैं ये?
मतलब साल दर साल एल्डर अब्यूज के जब हम केसेस देखते हैं, जो बुजुर्गों के ऊपर प्रताड़ना है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे कानून बनाने वाले, हमारी जुडिशरी, वो इसको क्यों नहीं देख पा रही, वो इसको क्यों इग्नोर कर रही है? मतलब इन बुजुर्गों को सुख शांति से जीने का अधिकार नहीं है? जब इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं जो कहीं ना कहीं एल्डर अब्यूज को भी प्रमोट कर रहे हैं, जैसे अभी स्वरूप जी ने भी बताया, तो ये ऑर्गेनाइजेशन चुप्पी क्यों साध लेती है? कहां जाते हैं एल्डर अब्यूज को प्रिवेंट करने वाले जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं? कहां जाते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट? क्यों कोई रिट नहीं लगाता? क्यों इन बूढ़े बुजुर्गों के लिए कोई PIL नहीं लगाता? क्यों इनके लिए कोई लड़ाई नहीं आगे लेकर जाता? If a country, if a society fails to provide a life with dignity to its senior citizens and elderly, would you call it a civilized society? Will there ever be peace and harmony in such a society? मतलब बहुत ही विडंबना है जब इस तरह के फैसले आते हैं जो कि बिल्कुल ही एक तरफा होते हैं, एक तरफ को न्याय देने के लिए दूसरी तरफ के लिए बहुत ही बड़ा अन्याय हो जाता है। सुमित जी, मैं आपसे इनफैक्ट पूछना चाहूंगा कि अब सीनियर सिटीजन्स जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो खुद ही विक्टिमाइज्ड होते हैं, जैसे कि अभी माता जी भी यहाँ थी, जिनको हरासमेंट, दे आर फेसिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ हरासमेंट्स, उनके लिए क्या रेमेडीज हैं? मतलब व्हाट रेमेडीज दे शुड सीक नाउ? ये लोग क्या करें? सिविल कोर्ट ने तो कह दिया कि DV की रेमेडीज को कंसिडर करना है। जो सीनियर सिटीजन्स के लिए रेमेडीज थी, जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन था कि जो पहले की जो जजमेंट्स में था, क्या वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और मैं पूछूंगा कि ये कहां जाए, ये क्या करें? व्हाट डू दे डू? देखिए, मैं अभी फिलहाल इस जजमेंट के आने के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ, फिलहाल दे आर ऑलमोस्ट रेमेडीलेस, कोई रेमेडी बची ही नहीं है। इस जजमेंट के आने से पहले हम फिर भी कह सकते थे कि अगर कोई पेरेंट्स हैं, उनको अगर कोई तकलीफ है अपने बच्चे से, बहू से, या फैमिली में हार्मनी नहीं है, बहुत ज्यादा झगड़े हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन होता था कि वो डिसोन कर दें अपने बच्चे को, अलग कर दें, अलग रहने की बात कर लें, अपनी प्रॉपर्टी से वो केस कर सकते थे कि हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें से एविक्शन सूट डाल सकते हैं, इंजंक्शन सूट ले सकते थे कि हमारी प्रॉपर्टी का पीसफुल एंजॉयमेंट हमें करने दिया जाए, क्योंकि एक बुजुर्ग दंपत्ति जाके ये कह सकता था कि ये मैंने बनाया ये घर। ये जजमेंट आने से पहले फिर भी एक रे ऑफ होप था, लेकिन आज जब ये जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट का और ये लॉ ऑफ द लैंड बन गया है, मैं ये कहूंगा ऑलमोस्ट रेमेडीलेस सिचुएशन हो गई है पेरेंट्स के लिए। और जहां तक फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में जरूर है कि पेरेंट्स ये ध्यान रख के चलेंगे आगे कि हमें अगर इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ी तो हम इसको कैसे डील करेंगे। फ्यूचर का तो कह सकते हैं, लेकिन अभी जो बहुएं पेरेंट्स के घर में रह रही हैं, जबरदस्ती रह रही हैं, अब्यूज करके रह रही हैं, उनको पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं करने दे रही, उस सिचुएशन में इस टाइम पेरेंट्स के पास, मैं कहूंगा बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अब कोई रेमेडी बची नहीं। ऋत्विक, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनके लिए आगे क्या रास्ता है? व्हाट इज द वे टू गो? एक हस्बैंड के पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन अगर प्रताड़ित हैं, अगर उनके मकान में कब्जा है, या जिस तरीके से जैसे ये माता जी हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स ले लिए हैं और मकान पे कब्जा कर लिया और वहां पे रह भी नहीं रही है परमानेंटली, कभी कभी आती हैं और एक मकान के कोने में माता जी खुद रह रही हैं और उनकी पूरी जो प्रॉपर्टी है वो कब्जाई, तो क्या करें? व्हाट इज द वे टू गो? व्हाट विल यू सजेस्ट? तो अमित, इस जजमेंट में देखिए एक चीज जो है, मतलब इट इज जस्ट शॉर्ट ऑफ टेलिंग द एल्डर्स की अपनी प्रॉपर्टी आप भूल जाओ, एटलीस्ट उस लेवल तक तो ये जजमेंट गई कि इट इज जस्ट शॉर्ट ऑफ सेइंग दैट। तो इसमें अब रेमेडी क्या बचती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस पर्टिकुलर इंस्टेंट केस में भी दी, कि सिविल कोर्ट डिसाइड करे बेस्ड ऑन मेरिट्स। तो बहुत जरूरी है इस टाइम पे कि मेरिट्स पे ही फोकस किया जाए, वही एक लौता मैं कहूंगा तरीका है, दैट इज द ओनली रे ऑफ होप। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आज की डेट में एविक्शन सूट डालें, वैसे तो हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कितना होता है या कैसे होता है, लेकिन मेरा पर्सनली व्यू ये है कि जब भी कोई एविक्शन सूट डालना हो किसी भी पेरेंट्स को जो भी प्रताड़ित हैं अपने बहू की तरफ से, तो जब भी ऐसे एविक्शन सूट डाल रहे हैं वो एटलीस्ट अपने बेटे को पार्टी बनाए, चाहे साइलेंट पार्टी बनाए, लेकिन उस बेटे को रिस्पोंडेंट में होना जरूरी है, और बेटी की तरफ से उन्हें एक हलफनामा
या एक कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ये भी डालना चाहिए कि अगर बहू इधर से निकलेगी तो उसके लिए ऑल्टरनेट क्या है। अनफॉर्चुनेटली देखिए हम लोग बीइंग कंप्लीट मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि बहू के घर के लिए लड़के मतलब एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन की भी की बात अब खुद ही करनी। बात भी ने तो बोल दिया कि बॉस ऑल्टरनेट अकोमोडेशन तो भूल जा, तुम तो अपने वाले में ही रह लो, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो यही दो तरीके हैं, और जिनकी शादी अभी होने वाली है प्लीज और अपने बच्चों को डिसोन और करें। आप थोड़ा सा अपनी हेल्पलाइन के बारे में भी बता दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से लोग जो सुन रहे हैं जिनकी ऐसी सिचुएशन है, अगर आपसे कुछ मदद चाहें तो वो किस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अमित, तो हमारे 40 एनजीओ हैं जो ऑल ओवर इंडिया, हमारी हेल्पलाइन है उस पर 8882498498 सिर्फ 1 हम जिसे बोलते हैं, उस पर लोग कॉल करके हमारे एडवाइजर्स हैं जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें अपना केस समझा सकते हैं। तो हम जरूर एडवाइस करेंगे कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो देखिए दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं हुए, लेकिन दरवाजों पे मैं कह रहा हूँ दरवाजों पे ताले लगा दिए, लेकिन जो चाबियां हैं वो हमें कहीं ना कहीं से ढूंढनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी। तो हमारी हेल्पलाइन पे लोग कॉल कर सकते हैं, हमारी वीकली मीटिंग्स भी होती हैं। saveindianfamily.in हमारी वेबसाइट है, उस पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अभी कोरोना की वजह से हमारी ज्यादातर जो मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन सेशंस के थ्रू चल रही हैं, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो पैनिक है, जैसे सुमित जी ने बताया, रेमेडी लेस, बिल्कुल मैं कहूंगा कि पैनिक ऐसा तो नहीं है कि सब हंकी डोरी है, पैनिक करने की सिचुएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से हार चुके हैं, सब कुछ खत्म हो, निराश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। लड़ाई के लिए और तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। लड़ाई थोड़ी और मुश्किल हो गई है, लड़ाई फिर भी करनी है। स्वरूप जी आपको हमने हमेशा देखा कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं लोगों को, आपने बहुत से विक्टिम्स को होप दी है, एक राह दिखाई है। आपकी क्या एडवाइस है ऐसे लोगों को जो जिनकी ऐसी सिचुएशन। स्वरूप जी। स्वरूप जी आप सुन पा रहे हैं? स्वरूप सरकार। ऐसा नहीं अमित, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए हमने वो सिचुएशन देखा है, आपको पर फोन होते थे, पूरा खानदान को अंदर जेल में भर दिया जाते थे, 3 महीने के अंदर आपका प्रॉपर्टी उसका नाम पे करके डाइवोर्स ले लिए जाते थे। वो सिचुएशन में भी हमने हिम्मत नहीं हारा। क्यों? फर्स्ट नॉलेज। आप एक डू और डाई सिचुएशन में खड़े हो, इसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस टाइम में आपके लिए एक कमांडो, आप एक इमेजिन करो, हमारा इंडियन, जो मेरे को एक कमांडो ने मेरे को उस टाइम 2005 में सिखाया था। आप ऐसे एक सिचुएशन में हो, होपलेस है, ओपोनेंट्स के पास सब बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है, आपको खत्म कर देगा। वो सिचुएशन में भी आप विन कर सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए? आपका स्किल, आपका नॉलेज, आपका एक्शन, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करनी पड़ेगी। आज का दिन में क्या होता है, इवन एक केस में भी मैं बताऊं, आपको ऊपर जब ऐसे अटैक हुआ, आपने कम 90% जॉब एडवोकेट्स को दे दिया। ये मैंने तो एडवोकेट कर लिया, अभी तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन एक जो कमांडो होगा वो क्या करेगा? उसको मालूम है मेरा एडवोकेट क्या एविडेंस है, वो ढूंढ के लिया नहीं ले आएगा। मेरा एडवोकेट ये नहीं जानता है मेरा बीवी ने क्या क्या झूठ बोला। बेसिक जस्टिस सिस्टम क्या बोलता है? हाइडिंग फैक्ट्स, अनक्लीन हैंड्स, रॉन्ग डूइंग्स, ये आपको कोर्ट का सामने कैसे ले आओगे? तो आज जो है, जो भी हमारा वो सिचुएशन में भी हमने लड़ाई करके जो हमने जीता है, 90% आपका काम है। आपका एडवोकेट को आपको वो लाके देना है। He is expert to producing how to produce legally कोर्ट का सामने। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करोगे मेरा एडवोकेट कैसे भी मैनेज कर लेगा, आप नहीं बच सकते हो। जैसे कमांडो का भी ये नहीं करता। दूसरी चीज,
जो लोग ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं एंड बिकेम द विनर्स, आप सोचो वो टाइम का बाद आपको फ्राइडे में एफआईआर होते हैं, सैटरडे को पूरा खानदान को उठा के ले जाया जाता है और मंडे को कोर्ट के बाहर जाके पूरा म्यूचुअली आपका घर जमीन सब कब्जा कर लिया जाता है। हमने वो फाइट करके आज इस सिचुएशन में आए। स्वरूप जी, एक या दो पंक्तियों में आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए कि अभी अगर किसी के साथ ये केस चल रहे हैं, वो उनको एक दो ऐसे पॉइंटर्स जो वो करेंगे, आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी? देखिए, एक तो प्री मैरिज के लिए जो जैसे सुमित जी, ऋतिक जी ने बोला, भैया 10 बार सोचो। जैसे आप कोई मकान को किराए में देते हो ना कि भैया किराएदार कल कब्जा तो नहीं कर लेगा, तो जब भी आप डॉटर इन लॉ को घर में लेकर आ रहे हो शादी के बाद, दिमाग में पहले रखो, हमारा जो फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपके पास मकान है तो उसको बचाने का तरीका क्या है, क्या क्या फाइनेंशियल टूल्स है। आज हमारे पास रिवर्स मॉर्गेज सिस्टम्स है, काफी कुछ है। आपको प्रॉपर्टी के जगह पे अल्टरनेट क्या क्या इन्वेस्टमेंट है जिससे आप आपका बुढ़ापा में सहारा बन सकते हो। आपका पूरा परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी। और अगर किसी ये लोगों ने आपको पूरा बर्बाद कर चुके हैं, ये पूरा बर्बाद कर चुके हैं। आप ट्रेडिशनल थिंकिंग में लाइफ जीने का कोशिश करोगे, आप मर जाओगे। तो आपको ये सब चीज करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, अवेयरनेस क्रिएट करानी पड़ेगी। और आप लोगों ने जो आराम से घर में बैठे हो ना, इवन शक्ल भी नहीं दिखाना चाहते हो, इससे बाहर आनी पड़ेगी। ये डू और डाई सिचुएशन है, आपको बाहर आनी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी। लॉ मेकर्स का सामने जाके आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, आवाज को मजबूत करना होगा। एटलीस्ट लेटर लिखो। जैसे सुमित नागपाल जी ने कहा कि इसके लिए कोई क्यूरेटिव पिटीशन या किसी, सुमित जी योर लास्ट वर्ड्स, किस तरीके से क्या आप सजेस्ट करेंगे कि जैसे आपने बताया कि कोई पिटीशन लगाई जाए या कोई आगे आए इस चीज को आगे ले जाने में? देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि जो भी पार्टी है उनको रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहिए। और अगर रिव्यू पिटीशन में भी, क्योंकि सेम जजेस रहते हैं और जो है आमतौर पर देखा जाता है कि रिव्यू पिटीशन में सेम जजमेंट आता है। रिव्यू पिटीशन में जो ये सारी बातें हैं, सबसे मुख्य बिंदु जो मेरी बात का वो ये है कि जिस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई उससे बिना पूछे आप उसकी प्रॉपर्टी में किसी और को रहने का हक कैसे दे सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ है जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया जाना चाहिए कि ये जो एक व्यक्ति ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उसकी है, सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है, अगर उसकी डॉटर इन लॉ जबरदस्ती उस प्रॉपर्टी में रहने लग जाए तो वो उसका जवाब जो है कोर्ट को अब ढूंढना होगा कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए दो राइट्स को। और अगर रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो जाती है तो उसमें क्यूरेटिव पिटीशन तक की लड़ाई की जाए। और अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर उसके बाद जो लड़ाई उसकी है कि प्रीनप एग्रीमेंट्स को जो है इंडिया में उसके ऊपर कानून आगे आके आवाज बुलंद करके बुलंद करनी पड़ेगी। इस तरह से अगर ये जजमेंट फोर्स में रहेगा तो आगे बहुत ज्यादा परेशानी है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि सामने से यही आर्गुमेंट आने वाला है कि किसी लॉ के मिसयूज के एप्रीहेंशन के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए। लेकिन बहुत सी केस स्टडीज भी हैं जहां पर ये एक बड़ा कॉमन सा आर्गुमेंट है जो कि आएगा सामने से कि अभी लॉ बना है, उसका मिसयूज हुआ नहीं है, आपने पहले ही एप्रीहेंशन के बेसिस के ऊपर हम इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एप्रीहेंशन के बेसिस पे चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप कम से कम पेरेंट्स को आप इस तरह एम्पावर करिए कि प्रीनप एग्रीमेंट्स में वो इन चीजों को इंश्योर कर सके कि उनको ये परेशानियां नहीं आएंगी। मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगा दो चीज में। जो सुमित जी ने जो बताया वो तो ठीक है, स्टेप है, बट इट इज हाँ, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, इतना जल्दी नहीं होगा। आज आप डू एंड डाई सिचुएशंस में है। जैसे मैं सबको बोलता हूँ, ये प्रोग्राम का माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको एक कमांडर का तरह थिंकिंग करनी पड़ेगी। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, ये और भी कोई गलत काम करते हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के निकलना पड़ेगा। उसका जो भी गलत काम उसने किया है कोर्ट का सामने, आपको इनडायरेक्ट फाइट ट्रेनिंग्स है, हमारा पास है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। सो यू मस्ट कॉन्टैक्ट सच टाइप ऑफ पीपल जो प्रैक्टिकली
आप एक लड़ाई को कैसे जीत सकते हो वो आज बहुत जरूरी है। एट द एंड हमारा जो लॉ मेकर, हमारा जो जुडिशियरी और ये जो हमारा दीदी गैंग है, मैंने तो जिंदगी में भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब भी कोई मेट्रो कोई बस पे एक पेरेंट्स को देखता हूँ, बुजुर्ग को देखता हूँ, मेरा दिमाग में ही आता है इनका वजह से आज हम ये मेट्रो में चल रहा है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, आज आप उसको ही प्रताड़ित कर रहे हो। इसका जवाब सबको एक दिन देना पड़ेगा। आज आप सोच रहे हो आप आर्म चेयर में बैठ के ऐसे जजमेंट्स लिख रहे हो, चिंता मत कीजिए, ऑलरेडी एक केस आ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गुहार लगा रहा है, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि स्वरूप जी आप अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करें। जुडिशरी के बारे में इस तरह की भाषा मेरे हिसाब से नहीं बोली जानी चाहिए। हमारे पास हक है एक जजमेंट को क्रिटिसाइज करने का, बट इस तरह से बोलना मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन जो मैं ये चीज नहीं, आप जब एल्डर अब्यूज को जब प्रमोट करेंगे, एल्डर अब्यूज को आप जब प्रमोट करेंगे, इसका भुक्तभोगी सब लोग हैं। ऋत्विक दिस लॉ इज डिस्कशन यहाँ पर एल्डर अब्यूज। आप कोई भी इसको थोड़ा कंट्रोल लैंग्वेज प्लीज यूज है। आप वो फ्रेटर्निटी से है, देखिए मैं पूरा राइट है उसको पिन करने का, लेकिन जजमेंट को, लेकिन आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि जजमेंट को क्रिटिसाइज करना एज ए सिटीजन मेरा हक है। ये जजमेंट नहीं है सर। नहीं, दिस इज नॉट ए जजमेंट। दिस इज नॉट ए जजमेंट अमित जी, दिस इज द प्योर माइंडसेट। नहीं जजमेंट्स नहीं हुआ, ये प्योर माइंडसेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो शायद मैंने कुछ मिस कर दिया होगा इसमें। बट प्लीज कंट्रोल द लैंग्वेज। यहाँ इस तरह की भाषा, क्या लैंग्वेज गलत है इसमें? माइंडसेट की बात आप मत कीजिए स्वरूप जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। इसमें मैं इंटरव्यू नहीं कर पाया। स्वरूप जी मैं शायद मिस कर गया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सुमित जी मैं नहीं सुन पाया कि आप किस चीज पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। हम इस तरह की लैंग्वेज नहीं प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमने किसी ने भी कभी भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि बड़े बुजुर्ग ही भगवान का रूप होते हैं। लेकिन आज सच्चाई ये है कि बहुत से बुजुर्गों ने अपने ही घर जिनके कैद खाने बन गए हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5.5 करोड़ बुजुर्ग भारत में हर रोज भूखे सोते हैं। देश के 24% बुजुर्ग उपेक्षित हैं। बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार एक आम बात है। हेल्पेज इंडिया और WHO के अगर आप एल्डर अब्यूज के आंकड़े देखें तो वो चौंका देने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। कानून बनाने वालों को ये देखना चाहिए कि जिस देश में पशु पक्षियों के ऊपर अत्याचार रोकने के लिए भी कड़े कानून हैं, एल्डर अब्यूज को रोकने के लिए कोई सक्षम कानून क्यों नहीं है। और बुजुर्गों को हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जिंदगी की शाम में आप अपने आप को अकेला ना समझिए। हर शाम के बाद सवेरा होता है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आपको जागना होगा, आपको अपनी आवाज को मजबूत करना होगा, बुलंद करना होगा। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपकी मदद और कानूनों में उचित बदलाव के लिए कार्यरत है, उनसे जुड़ के उस मुहिम को आगे ले जाना होगा। इसी सोच के साथ मैं अपने सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद करना चाहूंगा। सुमित नागपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वरूप जी बहुत धन्यवाद। ऋत्विक, थैंक यू वेरी मच। माता जी और सर जो हमारे साथ जुड़े, विक्टिम, थैंक यू वेरी मच। और एक ऐसे सभ्य समाज की ओर हम लोग बड़े, जहां पर बड़े बुजुर्गों को सुख शांति से जीने के अधिकार के बीच में कोई कानून आड़े ना आए। इसी के साथ आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। Thank you.